भाई आई नो ये वीडियो बहुत ही पहले बन जाना था, लेकिन दोस्तों जब से दोबारा बेला चाओ गाया गया है तो भाई मेरे मन में ये बहुत बड़ा सवाल आया है कि भाई ये दोबारा क्यों गाया जा रहा है। और जब भी रॉबर्ट्स को कोई सक्सेस मिलती है, जैसे कि नोट्स निकल गए या सोना निकल गया, उसके बाद ही इस गाने को क्यों गाया जाता है, क्या राज है इस गाने के पीछे, एक एक डिटेल्स पर आपसे बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों सीजन 1 में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था लिक्विडरी इंजेक्शन। आखिरकार भाई ये क्या है और किस तरीके से बेला चाओ से संबंध रखता है, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक उस नीचे दी गई लाल बटन को ग्रे बटन में आपने तब्दील नहीं किया है तो प्लीज जाके भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मूवी सिनेमा से रिलेटेड हम आपके लिए लाते रहते हैं। सो विदाउट कटिंग एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। यार पूरी मनी हाइस्ट में आपने एक बात नोटिस किया नहीं कि मैंने तो बहुत ही अच्छे तरीके से की है कि जब भी रॉबर्ट्स को किसी तरह की सक्सेस मिलती है तभी ये बेला चाओ क्यों गाया जाता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं इसके इतिहास में, जहाँ पर कि चावल के खेतों में काम कर रही कुछ महिलाओं के द्वारा ये गाना गाया गया है 19th और 20th सेंचुरी के मिड में। एक ऐसा समय जब इस तरीके के लेबर्स के साथ बहुत ही जुल्म किया जाता था, कमर तोड़ इनसे काम करवाया जाता था और उन्हें उस हिसाब से पैसा नहीं दिया जाता था। एक बहुत ही टेरेबल कंडीशन को ये गाना दर्शाता है। ये गाना उस उम्मीद को जताता है जहाँ पर कि एक दिन कुछ एक अच्छी सुबह देखने को मिलेगी। एक तरीके से दोस्तों देखा जाए तो ये एक प्रोटेस्ट के लिए गाया गया था और इस गाने को 1906 में ही गा लिया गया था, लेकिन इसकी पॉपुलरिटी 19th सेंचुरी में ज्यादा हो गई। और भाई धीरे धीरे ये गाना इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि ये एज ए एंटी फैसिस्ट गाया गया वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। और भाई इस गाने को लगभग हर लैंग्वेज में गाया गया, जैसे कि डेनिश, जर्मन, हिंदी, अरेबिक, स्पेनिश, टर्किश, कुर्दिश, हर लैंग्वेज में लगभग इस गाने को गाया गया। और भाई एक बहुत ही मिस्टीरियस बात इस गाने के बारे में मैं आपको बताऊं तो भाई इसके सॉन्ग राइटर आज भी अननोन है। कोई भी नहीं जानता कि भाई ऑफिशियली इस गाने को किसने लिखा था। वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो बेला चाओ के 2 वर्जन एक्चुअली आज तक एग्जिस्ट करते हैं। अब दोस्तों बात की जाए मनी हाइस्ट के बेला चाओ के बारे में तो मनी हाइस्ट का बेला चाओ भाई वो बेला चाओ नहीं है जो कि प्रोटेस्ट के लिए गाया गया था। इसमें खुद रॉबर्ट्स अपना पैसा प्रिंट कर एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जहाँ पर काम ना करना पड़े और पैसा ही पैसा हो और सिर्फ लग्जरी। बट जहाँ से ये गाना आया है, जिन्होंने पहली बार ये गाना गाया था जिनका नाम था मोंडाइन, उनका इंटेंशन इस गाने के पीछे सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं है, सिर्फ मेहनत ही नहीं है। मोंडेना का जो वर्जन है ये उनके हार्ड वर्क को दर्शाता है, उनकी बस से बदतर कंडीशन को दर्शाता है। और दोस्तों सिंपली अगर बेला चाओ का मतलब देखा जाए तो ये एक आस है, एक आजादी की आस है कि एक दिन हमारा बहुत अच्छा आएगा और हम सबको इन बंदिशों से आजादी मिलेगी। मतलब दोस्तों मेरे कहने का मतलब है मनी हाइस्ट में बेला चाओ गाने का मतलब है कि ये लोग एक जीत मना रहे हैं। बेला चाओ दोस्तों सिर्फ एक इंस्पिरेशन है हमारे हाइस्ट मेंबर्स के लिए। एग्जैक्टली दोस्तों इसका वही मतलब नहीं है जिस तरीके का स्ट्रगल वहाँ पर महिलाएं कर रही थी उस काम को करने के दौरान। अब भाई इन सब से जुड़ा हुआ एक बहुत ही रियल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो गाना वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एंटी फ्रांसिस द्वारा गाया गया था वही गाना मनी हाइस्ट के मेंबर गा रहे हैं, ना कि मोंडेना वाला वर्जन। अब भाई हाइस्ट के मेंबर्स बेला चाओ क्यों गा रहे हैं इस पर भी थोड़ी बात कर ही ली जाए। तो दोस्तों इसका जवाब तो सीजन 1 के फिनाले में ही दे दिया गया था, जहाँ पर कि बर्लिन और प्रोफेसर आमने सामने बैठकर बातें करते हैं और एकदम से प्रोफेसर बेला चाओ की पहली लाइन गाते हैं तो यहाँ पर बर्लिन भी वही लाइन गाने लगता है। और दोस्तों इन्हीं सब चीजों के चलते हुए टोक्यो अपनी वॉइस ओवर में एक्सप्लेन करके भी बताते हैं कि ये गाना यहाँ क्यों गाया जा रहा है। प्रोफेसर के जो ग्रैंडफादर थे वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक स्ट्रॉन्ग पार्टीजान थे, मतलब कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। अब भाई बेला चाओ गाया गया था विरोध के प्रदर्शन में और यहाँ पर प्रोफेसर की जिंदगी में भी सेम यही मतलब है, रेसिस्टेंस। बट व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रेसिस्टेंस, आइए इसका मतलब भी जान ही लेते हैं। तो भाई जैसा कि आप और मैं हम सब जानते हैं कि प्रोफेसर शुरू से ही अपनी चोरी के कुछ उसूलों पर काम करते हैं कि वहाँ जो सोना या पैसा रखा हुआ है हम उसको नहीं चुराएंगे। रॉयल मिंट की चोरी के दौरान उन्होंने खुद के अपने नोट प्रिंट किए और वहाँ से छूमंतर हो गए। वही सेम चीज यहाँ पर स्पेन गवर्नमेंट के साथ भी हुई बैंक ऑफ स्पेन के अंदर कि अमेरिका का जो करप्ट गोल्ड है जिसे कहीं से चोरी कर या इलीगल तरीके से बैंक ऑफ स्पेन में रखा गया है उसी सोने को चुराया गया। अब दोस्तों आप सबके मन में बहुत बड़ा सवाल निकल कर आ रहा होगा कि भाई ये सब प्रोटेस्ट कैसे कहलाया, वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। सो इसका आंसर भी दोस्तों प्रोफेसर ने सीजन 2 में रकेल को देकर समझा दिया था। आइए फिर से देखते हैं उस चीज को। यहाँ पर प्रोफेसर रकेल को ये समझाते हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक में 171 बिलियन का घपला किया गया और इसी तरीके से यूरोपियन गवर्नमेंट ने नोट छापे। और यहाँ पर रकेल से प्रोफेसर ये कहते हैं कि तुम्हें पता है पूरा का पूरा पैसा कहाँ गया, सीधा फैक्ट्री से अमीर लोगों की जेबों में। इसमें गरीब तो कहीं से कहीं तक आया ही नहीं। लेकिन किसी ने भी यूरोपियन सेंट्रल बैंक को चोर नहीं कहा, उन्होंने इसे लिक्विडिटी इंजेक्शन कहा। प्रोफेसर कहते हैं मैं भी वही कर रहा हूँ, लेकिन बैंक्स के लिए नहीं,
हमारे लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। लेकिन दोस्तों इस तरीके वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो भाई मेहनत पर पानी फिर जाता है यार। तो प्लीज़ जाके भाई वीडियो को लाइक करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मूवी सिनेमा से रिलेटेड हम आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस लाते रहते हैं। तो मुलाकात होगी आपसे अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।